हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th नीट के केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं अपने 46 to 90 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज एबल टू होल्ड ट्रू देन 20.8 ग्राम ऑफ BaCl2 ऑन रिएक्शन विथ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 विल प्रोड्यूस 7.3 ग्राम ऑफ HCl। तो पूछ रहा है कि BaSO4 का अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि जो अपना BaCl2 है ये रिएक्शन कर रहा है किसके, H2SO4 के साथ, एंड इट प्रोड्यूस BaSO4 एंड प्लस में क्या हो जाएगा अपना 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो रिएक्टेंट का मास होगा प्रोडक्ट के मास के क्या होगा, इक्वल होगा। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी, या इसको हम लोग रिएक्टेंट को यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखते हैं इस साइड और इधर लिख देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग इक्वल कर लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को। तो रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है यहाँ पर 20.8 ग्राम है अपना BaCl2 और H2SO4 है 9.8 ग्राम। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में अपना BaSO4 का मास निकालना है, तो इसको x मान लेता हूँ, इसके मास को, BaSO4 के मास को, और HCl का मास दिया हुआ है। HCl का मास कितना है यहाँ पर 7.3, कितना है 7.3 है। ठीक, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आता है 23.3 ग्राम। ठीक है, तो जो BaSO4 है उसका मास कितना होगा 23.3 ग्राम। सो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द पिरामिडल शेप। सो इसमें से किसका पिरामिडल शेप होगा चेक करते हैं। तो पहला जो अपना कंपाउंड है BF3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर sp2 हो जाएगा, और इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक, अगला है NF3। तो NF3 में आपका एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, तो इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक, सो इस तरीके से बी वाला जो ऑप्शन होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या पिरामिडल बोलिए तो ट्राइगोनल पिरामिडल, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 ATM, और यहाँ पर 1 लीटर ATM इक्वल टू कितना होता है 101.32 जूल। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पर वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या हो जाएगा -P डेल्टा V। तो P का वैल्यू दिया हुआ है, प्रेशर कितना है 3 ATM है, और वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 6 है और इनिशियल कितना है 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू में ये 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 लीटर ATM, और इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 608 माइनस होगा, माइनस करके क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 608 जूल। ठीक है, सो इस तरीके से अपना बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है
यहाँ पर कि जो अपना गैलियम होता है हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द बोरॉन एल्युमिनियम एंड गैलियम। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, जो अपना गैलियम होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोवेस्ट होता है। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि जो एल्युमिनियम होता है इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ये भी बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है कि बोरॉन इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बोरॉन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, तो ये अब क्या होता है, एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो थर्ड वाला भी करेक्ट है। अगला बोल रहा है कि बोरॉन इज ए सॉफ्ट नॉन मेटल। तो ये इनकरेक्ट होगा, सॉफ्ट नॉन मेटल नहीं होता। तो 1 2 3, तो इस तरीके से डी वाला जो ऑप्शन है अपना, टी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी किस वाले क्वांटम नंबर को होगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे n प्लस रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा n प्लस एल का, उतना ज्यादा होगा ऑर्बिटल का एनर्जी उस क्वांटम नंबर का। सो इस तरीके से बी वाला जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, क्योंकि n प्लस एल का वैल्यू कितना है, 5 है, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन Na2O2 में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का निकालना है तो 2x हो जाएगा। प्लस में 2 इंटू में सोडियम का +1 होता है, तो यहाँ पे +1 इक्वल टू में 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x का वैल्यू -1। ठीक है, सो इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। सो बोल रहा है कि हैलोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो ध्यान रखना है कि हैलोजन को हम लोग केरियस मेथड से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सभी में। सो यहाँ पर सी वाला अपना करेक्ट होगा। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है अपना ये। सो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोला है कि द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट एन अल्काइन टू एल्किन। अल्काइन से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड एल्किन में कन्वर्ट करने कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। सो यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ अल्काइन का, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ यहाँ पर PdH2 के साथ, तो जो PdH2 होता है ये कन्वर्ट कर देगा इसको अल्काइन को एल्कीन में। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3। ठीक है, सो इस तरीके से डी वाला जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। PdH2 का यूज करके हम लोग अल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है इक्विलिब्रियम का, एट द सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर दिया हुआ है 2 atm प्रेशर एट ए इक्विलिब्रियम विल बी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन में देखो तो ये तो सॉलिड में है, ये भी गैस में, ये भी गैस में, और यहाँ पर इनका जो रेशियो है कोफिशिएंट कितना है, 1:1 का है। तो अगर इसका प्रेशर P होगा तो इसका भी प्रेशर कितना होगा, P होगा। तो टोटल प्रेशर की अगर बात करेंगे यहाँ पर P टोटल, तो P टोटल P प्लस P होगा, क्योंकि केवल यही दो हैं इसमें, इसके ये तो सॉलिड है, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। तो टोटल प्रेशर 2 दिया हुआ है, ये कितना आ जाएगा 2P, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 atm। ठीक है, प्रेशर P कितना आ जाएगा 1 atm एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं KP इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर ऑफ NH3 इंटू में प्रेशर ऑफ H2S। तो NH3 का अमोनिया का प्रेशर 1 है और इसका भी प्रेशर P का वैल्यू 1 है। सो 1:1 कितना हो जाएगा 1 atm स्क्वायर। ठीक, सो इस तरीके से Kp का वैल्यू कितना होगा 1 atm स्क्वायर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग द सेल रिएक्शन विथ N इक्वल टू 2 इज फाउंड टू बी 0.295 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट इक्वेशन होता है उसको लिख लेते हैं। ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस में
0.0591 डिवाइड बाई एन, लॉग के सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई सेल क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा इसके केस में, और ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 0.295 माइनस में 0.059 डिवाइड बाई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा लॉग के सी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.591 माइनस 0.0591 लॉग के सी। ठीक है, सो यहाँ से अपना इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.591 इक्वल टू माइनस 0.0591 लॉग के सी। ठीक, तो लॉग के सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.591 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0.0591। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करना है। ओके, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 10, कितना आता है 10। ठीक है, सो यहाँ से के सी निकल कितना आ जाएगा 10 के पावर 10। ओके, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर, ये वाला डी वाला 1 इंटू 10 के पावर 10, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन द 144 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन दैट इज सॉल्वेंट टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर अप टू 80%, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का दैट इज एन ऑक्टेन, सो मोल्स ऑफ एन ऑक्टेन दैट इज सॉल्वेंट, तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 144 मास है, मोलर मास कितना है 144, सॉरी इसका गिवन मास कितना है 114 डिवाइड बाई इसका मोलर मास 114, इसको कट करेंगे कितना आएगा 1 मोल आ जाएगा, जो अपना सॉल्वेंट है वो 1 मोल है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा है कितना 80% से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट माइनस में पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 0.8 माइनस कर देंगे 0.8 से, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में, और ये कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, और पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल कितना है 1 है, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 1 इक्वल टू में 0.2, तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.2, तो मास निकाल सकते हैं यहाँ से, मास ऑफ यहाँ से अपना आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास, हमसे मोलर मास पूछा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए मोलर मास पूछा है, तो मोलर मास लिखते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो गिवन मास कितना 8 ग्राम और मोल से डिवाइड कर दीजिए 0.2 से। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आता है 40, कितना आता है 40। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से अपना डी वाला जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ द रिएक्शन ए प्लस बी एंड फॉर्मिंग सी इज, यहाँ पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका रेट दिया हुआ है, रेट का वैल्यू, सो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी गिवन है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रेट ला एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट, और ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो ए के पावर 1 हो जाएगा, और बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है तो बी के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, रेट का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 के पावर -2, के निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए
0.3, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है 0.2 के पावर 2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू निकल के आएगा के का, के इक्वल टू आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 पर मोलर पर सेकेंड, ठीक है, मोलर की पावर -2 सेकेंड पावर -1, ये हो जाएगा अपना रेट कांस्टेंट के। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन इन द ग्रुप 17 इज ड्यू टू, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो एनोमेलस बिहेवियर शो करता है ग्रुप 17 में। उसका रीजन क्या होता है, एक तो स्मॉल साइज का होता है, बिल्कुल सही बात है, स्मॉल साइज का होने की वजह से। दूसरा है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही बात है, फ्लोरीन क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और वहीं पर बोल रहा है कि लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन, इंथैल्पी एंड अब्सेंस ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर लोन पेयर के होने की वजह से रिपल्सन काफ़ी हाई होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होगा काफ़ी कम होगा, तो सी वाला भी रीजन है। सो इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाए, करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। बोला है कंटेनर हैज द 88 ग्राम ऑफ CO2 आउट ऑफ विच इतना मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, देन बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लिफ्ट इन द कंटेनर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंटेनर में कितने मोल्स हैं CO2 के, ठीक है। सो मोल्स इन, लिखते हैं यहां पर मोल्स इन कंटेनर। तो गिवन मास कितना है 88 ग्राम, मोलर मास 44, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यहां से आउट ऑफ विच इतना मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया गया है, तो रिमूव्ड हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, या मोल्स रिमूव्ड फ्रॉम कंटेनर, ऐसे बोल सकते हैं कि मोल्स रिमूव्ड फ्रॉम कंटेनर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10 के पावर 22 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 के पावर 23, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.1। सो अब हमसे पूछा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट इन द कंटेनर, तो रिमेनिंग मोल्स कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग मोल्स कितने हो जाएंगे 2 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा 0.9, ठीक है। सो इस तरीके से, सॉरी 1.9 आएगा, कितना आ जाएगा 1.9। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वन विच हैज द परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसमें से किसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, देखिए जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो अपना पहला है ये अपना सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा 0 होगा। इसका भी, ये भी क्या है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका भी 0 होगा। H2O सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पर जो H2O होता है इसका डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसके पास परमानेंट डाइपोल होगा, और ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि H2O जो होता है लोन पेयर कंटेनिंग होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर गिवन, ठीक, रिस्पेक्टिवली यूजिंग द डाटा फॉर द फॉलोइंग कंबशन रिएक्शन, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, ठीक है। यहाँ पे कंबशन रिएक्शन दिया गया है C2H2 का, और इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का निकाल लेते हैं, ठीक है। सो फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू में यहाँ पर CO2 है कितना है -394, और प्लस में 2 इंटू H2O का कोफिशिएंट कितना है 2 है, और इसका कितना दिया हुआ है हीट ऑफ फॉर्मेशन -285.2,
8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू निकल के आता है 2147 माइनस 2147 0.6 किलो जूल पर मोल, 0.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच कंबस्शन, कंबस्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस में डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां पर अपना डेल्टा एच कंबस्शन दिया हुआ है, कितना है -2601 इक्वल टू में डेल्टा एच प्रोडक्ट कितना है अपना, अभी निकाले थे, कितना है 2147.6 माइनस में, ये माइनस में रहेगा, माइनस कर दीजिए। और यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 निकालना था, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 को मान लेते हैं x, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका मान लीजिए x। ठीक है, इसका तो 0 होगा। ठीक है, सो इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा अपना 6.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। ओके, सो इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई इन द ग्रुप 13 एलिमेंट क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 13 में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और हमको पता है कि हम लोग जो ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होता है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो साइज होता है गैलियम का ये छोटा हो जाता है, अल्युमिनियम का साइज क्या होता है गैलियम से ज़्यादा हो जाता है। जबकि होना क्या चाहिए था कि सबसे ज़्यादा थैलियम, इंडियम, फिर गैलियम, फिर अल्युमिनियम, फिर बोरान। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन गैलियम का साइज छोटा हो जाता है कंपेयर टू एल्युमिनियम। सो इस तरीके से जो करेक्ट ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा थैलियम, फिर इंडियम, फिर अल्युमिनियम, फिर गैलियम और फिर सबसे कम बोरान का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, कितने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग फ्रॉम द बोहर्स क्वांटाइजेशन से देखें तो अपना जो इक्वेशन होता है यहाँ पर अपना किसके बराबर होता है, 2πr, क्या होता है 2πr इक्वल टू में क्या होता है, फ्रॉम बोहर क्वांटाइजेशन से 2πr इक्वल टू में क्या होता है n लैम्डा। और वहीं पर हम लोग Rn इक्वल टू जानते हैं, यहाँ पर भी n कर दीजिए। बोहर रेडियस Rn इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के बराबर होता है। सो इन दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अपना n होता है, ऐसे बोल सकते हैं जो लैम्डा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, n के, फ्रॉम यूजिंग दिस टू रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ λ3 डिवाइड बाई λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, λn3 डिवाइड बाई n2, ये हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 3 हो जाएगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, n3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, सो यहाँ से लैम्डा निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमसे पूछा है कि सेकेंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो λ2 निकालेंगे। तो λ2 अगर हम लोग निकाले हैं यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 2/3 इंटू में λ3। ठीक है, तो जो लैम्डा ये जो अपना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकेंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो इसका जो वेवलेंथ होगा डी ब्रोगली वो 2/3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से अपना सी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गिवन रिएक्शन। तो पहला यहाँ पर रिएक्शन में देखिए SnCl2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, SnCl4 में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है एसन का, इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो SnCl2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और FeCl3 रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम स्टेबल केटायन। तो अगर यहाँ पे पहले और दूसरे की बात करें तो कार्बोकेटायन जो है आपका, केटायन जो है वो ब्रिज हेड कार्बन पे है, और ब्रिज हेड कार्बन पर कोई भी केटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि sp3 होगा कार्बन, और यहाँ पर क्या होगा, प्लेनर होगा। sp3 क्या होता है, 120 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिलेगा रिंग में। तो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है ब्रिज हेड पर। तो पहला दूसरा तो हाईली अनस्टेबल होंगे। तीसरे में बात करें तो अपना सी और डी वाले में, तो यहाँ पे इस वाले केस में कार्बोकेटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, और इस वाले में कार्बोकेटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन इज लोअर देन द नाइट्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो लास्ट सब सेल की अगर बात करें ऑक्सीजन केस में, तो क्या होगा यहाँ पर 2p4 फॉर ऑक्सीजन, और वही नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 2p3 लास्ट सब सेल की बात करें तो। सो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन 4 है, और वहाँ पर रिपल्सन कम होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो अपना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है, लोअर होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी है। दूसरा बोल रहा है असर्शन सही है, रीजन बोल रहा है कि ऑक्सीजन हैज़ द हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल विच इज मोर स्टेबल। तो हाफ फील्ड जो पी ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन का नहीं, नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, रीजन क्या है, इनकरेक्ट है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1,4 एडिशन ऑफ द रिएक्शन सोन बाय बिलो। तो अगर हम लोग इसके साथ 1/4 एडिशन रिएक्शन कराएं HBr का इस पे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है अपना PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हो जाएगा Br, और यहाँ पे हो जाएगा PH। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है, मैच कराना है। बोल रहा है लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं अपने, क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, तो ये बी हो जाएगा। आर्सेनिक एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो ये सी हो जाएगा। और आर्सेनियस बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, सो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन दिया हुआ है, इट्स मोलरिटी इज 0.01, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू में कप्पा के इंटू में 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम। ठीक है, तो अब हमसे हम पूछ रहा है कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो यहाँ से कप्पा निकाल लेते हैं कि, तो लैम्डा एम इंटू में कैपिटल एम डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पे अपना मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 1.26 इंटू 10⁻², इंटू में मोलरिटी कितना है 0.01 डिवाइड बाई 1000। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.26 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना कप्पा का वैल्यू ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरीके से अपना बी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr इन 100 ग्राम ऑफ वाटर अज्यूमिंग एसिड टू बी 90% आयोनाइज्ड। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ HBr। तो यहाँ पे निकालते हैं मोल्स ऑफ HBr। ठीक है, तो गिवन मास कितना है अपना
8.1 है, और वहीं पर इसका जो मोलर मास होता है कितना हो जाएगा HBr का, दिया भी हुआ है कितना 80, कितना है 80, और ये कितना है 8.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मोल्स ऑफ HBr, और ये आता है अपना 0.1, कितना आता है 0.1 मोल। ठीक है, और इसका जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो लिख देते हैं यहाँ पर 80.9। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग निकाल लिए मोल्स ऑफ HBr। ओके, और यहाँ पर सॉल्वेंट का देखिए मास दिया हुआ है ग्राम में, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है कितना 100 ग्राम है, किलोग्राम में कितना हो जाएगा 0.1 kg हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग अब मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ, यहाँ पे मोलैलिटी निकालते हैं, मोलैलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के 0.1 और मास कितना है 0.1, तो ये कितना आ जाएगा अपना 1 मोलल। ठीक है, मोलैलिटी भी आ गया, तो यहाँ से अब हम लोग डेल्टा TF निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है I इंटू में KF इंटू में मोलैलिटी M। ठीक है, I कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अपना क्या हो रहा है डिसोसिएशन होगा HBr का, तो फॉर डिसोसिएशन के लिए I का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पर अल्फा 90% है, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 0.9, तो I का वैल्यू क्वांटम फैक्टर कितना आ जाएगा 1.9, तो इसको यहाँ पे रख दीजिए 1.9 इंटू में KF का वैल्यू कितना होगा, जो अपना KF है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है वाटर के लिए 1.86, और मोलैलिटी का वैल्यू कितना है 1। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आता है अपना 3.53 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और वहीं पर अब हम लोग निकालते हैं अपना इसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो 0 में से माइनस कर देंगे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस 3.53 डिग्री सेल्सियस, तो ये वैल्यू आ जाएगा अपना माइनस 3.53 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 2 आवर्स एंड 75% कंप्लीटेड इन 4 आवर्स। तो बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर इस तरीके का सीरीज में आपका क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या करता है फॉलो करता है। ठीक, अगला क्या बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स फॉलो इन द ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्राइड्स के ऑर्डर की बात करें, सो यहाँ पर में जो मॉलिक्यूलर वेट जैसे बढ़ता है, जैसे हमको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट जब इंक्रीज करेगा तो वांडर वाल फोर्स भी बढ़ेगा, वांडर वाल फोर्स भी बढ़ेगा, वांडर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा, और वांडर वाल फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। बट ध्यान क्या रखना है कि इन केस ऑफ अमोनिया, इन केस ऑफ अमोनिया में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अमोनिया क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया का सबसे ज्यादा हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अमोनिया का, फिर SbH3 का, फिर AsH3 का, और लास्ट में PHH3 का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है कि 15 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर 45 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन, 30 ml ऑफ द CO2 इज फॉर्म। तो पूछ रहा है द फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज क्या हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख सकता हूँ, कंबशन रिएक्शन अपने से मान लेता हूँ CXHY रिएक्शन करेगा किसके साथ O2 के साथ, एंड इट विल प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर कार्बन X है तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिए X कर दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है Y है, तो इधर बराबर करने के लिए क्या कर दूंगा Y/2 कर दूंगा, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना कर देंगे X प्लस Y/4 कर देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो बोला गया है उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 15 ml
15 ml ऑफ CXHY रिक्वायर्ड 45 ml ऑफ ऑक्सीजन। कितना रिक्वायर होता है कंबशन के लिए? रिक्वायर्ड 45 ml ऑफ O2 टू गिव कितना देता है? 30 ml ऑफ CO2। ठीक, तो फॉर 1 ml के लिए कितना हो जाएगा? फॉर 1 ml ऑफ CXHY के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा? 3। कितना हो जाएगा? 3 ml ऑफ O2 टू गिव कितना देगा फिर? टू गिव्स 2 ml ऑफ CO2। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू निकल गया, कितना आ गया? 2। x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। और यहां से हम लोग निकाल लेंगे y भी, तो x प्लस y बाई 4 इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा। x का वैल्यू निकल गया है 2, तो यहाँ पे रख दीजिए y बाई 4 इक्वल टू में 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। ओके, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपना? C3C2, x का वैल्यू कितना है? 2 है, C2H4। ठीक, तो इस तरीके से अपना बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगा? तो अगर हम लोग कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इनका निकालना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर, और जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड लेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है? 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ये आता है 1.33, और CO2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। ठीक है, तो जितना कम होगा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू उतना ज्यादा होगा वेवलेंथ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? CO3 माइनस का, कार्बोनेट का। फिर उसमें किस में होगा? CO में, फिर उसके बाद होगा CO2 में, और सबसे कम हो जाएगा किसमें? CO में। तो ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है, सो इस तरीके से कौन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। सो बोल रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन। तो अगर एडियाबेटिक कंडीशन है तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये दोनों तो होंगे नहीं फिर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो फॉर ए फ्री एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस में क्या होता है? डब्ल्यू जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे वर्क भी क्या होगा? 0 होगा, क्यू भी क्या होगा? 0 होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि ग्रेफाइड हैज द, जो अपना इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, क्या बोल रहा है? ग्रेफाइड हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है? नहीं, हेक्सागोनल सीट होता है, लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मैच कराना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ये हो जाएगा ए। स्पिन क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा बी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये हो जाएगा सी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? अपना ओरिएंटेशन ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से मैच करा लेंगे। ओके, सो यहां पर अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडॉक्स चेंज। किसमें रेडॉक्स चेंज नहीं हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होना जरूरी है। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लोग बात करें तो जो सी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे बेरियम का तो यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पर +2 होगा, कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है। सल्फर के भी नहीं चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन के भी यहाँ पर ऑक्सीजन के भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके से ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि आईपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो ब्यूटेन। और 1 2 3, तो 1 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
1 2 और 4 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो 1 ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इस तरीके से सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है कि विच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपना जो आयनिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, बट ये केवल वैलिड होता है किसके लिए, ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से चेक कीजिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम और उसके बाद मैग्नीशियम। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मतलब वुड्स रिएक्शन कराना है, तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये अपना 1 ब्रोमो और 3 पर क्लोरो, इसका रिएक्शन कराइए सोडियम ड्राई ईथर। तो ये अपना क्या है, वुड्स रिएक्शन कराना है यहाँ पर फिर। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे क्लोरीन को यहाँ रेडिकल, यहाँ से निकालेंगे ब्रोमीन को यहाँ रेडिकल, दोनों कपलिंग करके इस तरीके से बना लेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट, ठीक है, यस हो, तो बोल रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, KSP। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लिथियम सोडियम Li3 Na3 Al F6 का ट्वाइस। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर आयनाइज कराऊँ तो यहाँ से मिलेगा 3 लिथियम प्लस 3 आयन और 3 सोडियम आयन, 3 लिथियम आयन मिलेगा, 3 सोडियम आयन मिलेगा। यहाँ पर अपना लिथियम क्या होगा, 3 लिथियम प्लस 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 मिल जाएगा अपना एल्यूमिनेट AlF3 हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट आयन, और यहाँ पर हो जाएगा -6 चार्ज। ठीक है, तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी इसका 3s होगा, इसका भी 3s होगा कि कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी 3s होगा, और इसका क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, KSP निकालना है। तो KSP क्या हो जाएगा इसका 3s के पावर 3, कोफिशिएंट 3 है, 2s के पावर 3, सॉरी 3s के पावर 3 यहाँ पर भी होगा, और 2s के पावर 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2916 s के पावर 8। तो ये आ जाएगा KSP का वैल्यू। तो इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, सो गिवन दैट यहाँ पर लैम्डा नॉट ए एल्युमिनियम प्लस 3 एंड लैम्डा नॉट ऑफ सल्फेट आयन आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना, ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मैच कराना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिटलेस होता है। मोल फ्रैक्शन जो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये हो जाएगा। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी होता है, तो ये बी हो जाएगा। मोलैलिटी होता है अपना मोल पर लीटर, ये हो जाएगा सी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम पर इक्विवेलेंट पर लीटर, अरे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो ये हो जाएगा अपना डी। ठीक है, तो इस तरीके से मैच करा लेंगे। तो यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैच कराना है, तो रेट लॉ लिखा है इधर और इधर ऑर्डर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ते हैं इसके पावर को। तो यहाँ -2 है 3 है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो ये हो जाएगा अपना ये ऑर्डर। दूसरे वाले को जोड़ेंगे यहाँ पर 1/2 प्लस में 1/2, तो कितना आएगा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा अपना
बी। और यहाँ पर हम लोग पावर को जोड़ते हैं 2 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा अपना 3/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना सी। और इसको पावर को जोड़ेंगे तो ये 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा अपना डी। तो इस तरीके से मैच करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस जो होते हैं उसमें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 40 ग्राम, हाइड्रोजन 13.33%, 40% कार्बन है और हाइड्रोजन है 13.33% है, नाइट्रोजन है 46.61%। तो इंपेरिकल फार्मूला पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निकालते हैं हाइड्रोजन सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का रेशियो निकालते हैं। परसेंटेज कितना है, 40% है ये, तो 40 डिवाइड बाई 12 एटॉमिक नंबर से, इसको डिवाइड करें 13.33 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका। नाइट्रोजन को इसका है 46.67 है, इसको भी डिवाइड कर दीजिए 14 से, एटॉमिक नंबर होता है नाइट्रोजन का 14। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3.33 इंटू ये कितना आएगा 13.33 और इसका कितना आएगा 3.33। छोटा नंबर है जो, उससे सब में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, ये पॉइंट है यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे 3.33 डिवाइड बाई 3.33, इसको डिवाइड करेंगे 13.33 डिवाइड बाई 3.33, इसको भी डिवाइड करेंगे 3.33 डिवाइड बाई 3.33, तो ये आ जाएगा अपना 1, ये आ जाएगा 4 और ये भी आ जाएगा 1। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर CH4N, ये बन जाएगा अपना इंपेरिकल फार्मूला। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सुटेबल फॉर जेंडल्स मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। तो यहाँ पर जो जेंडल्स मेथड होता है उसका हम लोग यूज करते हैं पता करने में अमाइड का, एमेन्स का और प्रोटीन्स का। तो यहाँ पर तो अपना नाइट्रो कंपाउंड है, इसमें नहीं होगा, नाइट्रो कंटेनिंग है, ये अपना pyridine है, यहाँ पे भी नहीं होगा। ये डाइजोनियम सॉल्ट है, यहाँ पर भी इसका एस्टिमेशन नहीं करते। ये हो गया एमीन, तो ये इसमें एमीन प्रेजेंट है तो इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। सुटेबल होगा डी के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि एसिटिलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 एट 33 केल्विन, 333 केल्विन। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कराएंगे एसिटिलीन का। तो ये हो गया अपना एसिटिलीन और इस पे करा दीजिए मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर अपना क्या होगा Hg+2 और यहाँ पर क्या होगा अपना H+ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन कराएंगे, टेम्परेचर भी दिया हुआ है तो यहाँ टेम्परेचर भी लिख दीजिए 333 केल्विन। तो क्या बन जाएगा अपना इस तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा अपना H2C और यहाँ पर हो जाएगा अपना OH और यहाँ पे हो जाएगा H। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा अपना आइसोमेराइजेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा आइसोमेराइजेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग आइसोमेराइजेशन कर देंगे और आइसोमेराइजेशन करके हम लोग यहाँ पर बना देंगे अपना एसिटाल्डिहाइड। क्या बना देंगे एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, सो इस तरीके से अपना जो ए वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, टाटा बाय बाय।